हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 2 लेकर आ गया हूँ। ठीक है, पिछली क्लास में रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, क्या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रोल होता है, आपको मैंने समझाया। असल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में स्पीड को डिसाइड करता है कि किसी मीडियम में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रोल होता था। और ये भी बताया था मैंने, वो असल में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक रेस्पॉन्स होता है किसी भी मीडियम का किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। उसको मैंने पढ़ाया नहीं, ये आपको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ाता हूँ। वहीं इसके क्वेश्चन भी आते हैं कि रिलेशन क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ओके, अब हम पढ़ाते हैं आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के क्या नियम होते हैं, मतलब अब हम आपको ये सिखाएंगे कि जब एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो दूसरे मीडियम वाली रे, मतलब पहले मीडियम वाली रे तो आपके हाथ में होगी, लेकिन दूसरे मीडियम वाली रे तो आपके हाथ में नहीं होगी ना। तो वो किस एंगल पर जाएगी, वो किस तरीके से बेंड करेगी भी कि नहीं करेगी, ये सारी बात है। ठीक, तो एकदम आसान होता है। मान लो ये इंटरफेस, इसको मैं बाउंड्री या इंटरफेस कह रहा हूं, ये इंटरफेस। अच्छा, नॉर्मल डाल देते हैं जिस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन कराते हैं, इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इसको मैं नॉर्मल कहूंगा, एकदम आराम से। अब यहां पे कोई इंसिडेंट रे आई, इसको मैंने IR कहा, ये बाउंड्री है। मान लो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इस वाली दुनिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ठीक, अब मान लो किधर भी मुड़ी है, किधर भी मुड़ी, ठीक है, चलिए मैंने इधर मोड़ दिया इसको, मान लीजिए। और वो तो हो ही सकता था, हो सकता है ये रे इधर से आके, हो सकता है इधर से आके इधर मुड़ जाती। भाई कोई एक काम तो हो ही रहा होगा। चलिए, तो अब देखिए यहां पर ये एंगल I, ठीक है, मैं हटा देता हूं इसको, I, ये एंगल R होता है। ठीक, जितने भी एंगल होते हैं ऑप्टिक्स में, पहले भी बता चुका हूं मैं, सब के सब नॉर्मल से मेजर होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इवन ये बात मैं रिफ्लेक्शन से बताता आ रहा हूं कि जितने भी एंगल होते हैं ऑप्टिक्स में सब के सब नॉर्मल से मेजर होते हैं। ठीक, और इस रे का नाम क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, अब इसके भी दो नियम होते हैं। फर्स्ट लॉ, पहला लॉ ये कहता है कि नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे तीनों का प्लेन एक ही होता है। ये बात बहुत पहले अच्छे से पहले बताई जा चुकी है। अगर मैं यहां पर आपको ये करके समझाऊं तो देखो, अगर ये नॉर्मल है, ये ठीक, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे यहां पर, ठीक, ये इंसिडेंट रे, क्लियर, रुक जाओ, ये, और ये रिफ्रैक्टेड रे, क्लियर हुआ। तो तीनों का प्लेन एक है। इस समय किसके प्लेन में लाई कर रही है, बोर्ड के में। ये कंडीशन है, इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन जेईई एडवांस में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आपको इस लॉ की अहमियत समझ में आएगी कि तीनों का प्लेन एक होता है। एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें रहते हैं, एक बेहतरीन क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ये क्वेश्चंस न कराए जा सकते हैं। अभी तो बस स्टेटमेंट लिख के मैं आगे बढ़ूंगा, और जैसे ही इसको अलग से मैं बताऊंगा कि यूनिट रे इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, फिर आपको रिफ्रैक्ट इंसिडेंट रे का आपको यूनिट वेक्टर दिया होगा, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर दिया रहता है। फिर आपसे क्वेश्चंस में रिफ्रैक्टेड रे की इक्वेशन पूछी जाती है IJK में। बहुत अच्छे सवाल हैं, आपको 100% बहुत कायदे से करवाऊंगा। कम से कम आधे पौने घंटे का उस पर एक वीडियो ही होगा अलग से, ठीक है। तो अभी फालतू की कोई बात नहीं करें, ना ही सोचें। ये नॉर्मल हो गया।
तो पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। अब एक बात बताइए, आपने वेक्टर तो बहुत उछल उछल के पढ़ा था, तो यहां पे एक तरह से तीन वेक्टर हो गए। तीन वेक्टर कैसे हो गए? अगर इस पी पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं, तो पी पॉइंट पे एक वेक्टर तो देखो ये हो गया एन वेक्टर, ठीक, एन वेक्टर, यूनिट वेक्टर चलो कह देता हूं, या जो भी कह दो है। और ये जो वेक्टर हो गया ये ई वेक्टर है, तो ई वेक्टर को मैंने ऐसे बना लिया। ई वेक्टर क्या? इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर। और ये आर वेक्टर है, तो ये आपका आर वेक्टर, ठीक है। अब ये तीनों वेक्टर अगर एक ही प्लेन में हैं, तो क्या मैंने आपको बहुत डिटेल बताया था, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है, तो इसको सीख लो। तो मैं कह सकता हूं, अच्छा कोई भी दो ले सकते हो, उसमें तो बता ही दिया था। तो एन डॉट ई क्रॉस आर बराबर जीरो होगा, ये तीनों की कंडीशन हो जाती है। मैंने यूनिट वेक्टर में इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा जनरली क्वेश्चन यूनिट वेक्टर में पूछा जाता है। अगर यूनिट वेक्टर नहीं भी होते तब भी ट्रू होता। कहने का मतलब अभी भी कोई ये गलत नहीं है कि एन वेक्टर डॉट ई वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इक्वल टू जीरो। ये पहले लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है और यही सुंदर है, इसी का यही सिखाना था। और ये मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया आपको, बिना कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिए हुए, कि तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में होते हैं। और ये बहुत डिटेल में वेक्टर में पढ़ा चुका हूं कि अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो इसको कहते हैं कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। और कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी में तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा। लिखो पॉज करके, ठीक, पॉज करके उतारो जरा। इतनी बात क्लियर हो गई। ये रिफ्रैक्शन का पहला नियम। इस पर बेहतरीन क्वेश्चन आगे आपको कराए जाएंगे अलग से, आधे घंटे का लगभग एक वीडियो में सेपरेट बना दूंगा। अब जरा सेकंड लॉ देख लीजिए, हटाएं इसको, पॉज करके उतारो। देखो इसमें कुछ है नहीं, एन वेक्टर ये लिया है, ई वेक्टर ये सॉरी आर वेक्टर ये, और ई वेक्टर ये है और ई वेक्टर ये। भाई डायरेक्शन सेम है ना, इधर और इधर। एंगल क्या इन सब के बीच है वो भी समझ लिए जाएंगे। अगर जैसे आपको ये आई वेक्टर ये ई वेक्टर है, तो देखो ई वेक्टर ये है, ठीक, ये ई वेक्टर, और एन वेक्टर ये है, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? अब इसको मान लो ये आई है, तो आई थोड़ी होगा एंगल, एंगल तो इसको आगे बढ़ा के आएगा, ये आएगा 180 माइनस आई, ठीक है ना। ये सब बता चुका हूं, 180 माइनस आई आएगा। ऐसे ही अगर आपको एन और आर के बीच में एंगल निकालना हो, तो देखो एन ये होगा, एन ये होगा, और आर ये होगा, ये होगा आर वेक्टर ये होगा। और अगर ये एंगल यहां पे थीटा है, तो बताइए ये सॉरी आर, स्मॉल आर का एंगल है, तो बताइए ये कितना बचा? 180 माइनस आर। तो बताइए आर और एन के बीच का एंगल भी कितना है? 180 माइनस आर। अगर एंगल देखने भी हो तो इस तरह से होते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड लॉ डिफाइन करते हैं। सेकंड लॉ बहुत फेमस लॉ है, इसको ज्यादातर लोग डेरिवेशन के साथ समझाते हैं, पर बच्चों मैं डेरिवेशन नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि डेरिवेशन जीवन में कभी एग्जाम आएगा नहीं, और डेरिवेशन में अननेसेसरी 15 मिनट का टाइम चला जाएगा। फॉर्मेट का एक प्रिंसिपल होता है जो सिलेबस से बाहर है, फॉर्मेट के प्रिंसिपल को यूज करके हम सेकंड लॉ का डेरिवेशन लाते हैं, जिसका नाम होता है स्नेल्स लॉ। तो सेकंड लॉ मैं सीधे स्नेल्स लॉ लिखूंगा, कोई डेरिवेशन नहीं दूंगा किसी भी हालत में। अगर ये सब डेरिवेशन चाहिए तो इन पर वीडियो अलग से बनाए जाएंगे कि स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन 15-20 मिनट का जो भी बने, लेकिन रेगुलर पढ़ाई लिखाई में नहीं पढ़ाऊंगा। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? देखो ध्यान से, स्नेल्स लॉ कहता है, मैं लिख देता हूं पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये
बराबर फिर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज स्नेल्स लॉ। कहीं भी लगाइए और देख लीजिए इसको कैसे लगाते हैं। जैसे ये मान लीजिए इंटरफेस है, कहीं भी ये इंटरफेस है, और अगर यहाँ का मीडियम μ1, ये μ2, ये नॉर्मल, ये रे यहां से आई, ये रे यहां से आई, ऐसे चली गई, तो एंगल नॉर्मल से ही मेजर होंगे। ठीक, तो ये एंगल मान लीजिए θ1 है, ये एंगल θ2 है, तो स्नेल्स लॉ क्या होगा, दिस इनटू साइन ऑफ दिस एंगल बराबर दिस इनटू साइन ऑफ दिस एंगल। तो क्या लिखेंगे बताइए, μ1 साइन θ1 इक्वल टू μ2 साइन θ2। दिस इज सेकंड लॉ, दिस इज सेकंड लॉ। अच्छा, इसको भी कहो तो मैं आपको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखा सकता हूं, दिखा देता हूं, बाद बाकी कुछ कठिन नहीं है। देखिए इतना लिखिए, दिस इज स्नेल्स लॉ सेकंड लॉ। तो देखिए फाइनली रिफ्रैक्शन के दो नियम आ गए, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों का प्लेन एक ही होगा, और दूसरा स्नेल्स लॉ μ1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू μ2 मतलब दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस तरीके से ये आ गया। ओके, देखो वेक्टर फॉर्म में भी इसको लिख के दिखा सकते हैं हम। वेक्टर फॉर्म में भी लिख के दिखा सकते हैं इसको। देखो ये इंटरफेस है, ठीक, ये यहां पे नॉर्मल रे यहां से आई, इसको मैंने ई वेक्टर कह दिया, यूनिट वेक्टर ही कह दो, इसको मैंने एन वेक्टर कह दिया यूनिट वेक्टर, और ये मान लो आर वेक्टर। ये एंगल आई है, या इसको θ1 कह दो, चलो ये θ1 ये θ2। तो बताइए स्नेल्स लॉ के हिसाब से क्या लिखोगे, ये μ1 ये μ2। तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से हो जाएगा μ1 साइन θ1 इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन θ2। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इतना वेक्टर पढ़ चुके हो, आप ध्यान से देखो, ये आपका n यूनिट वेक्टर है ये, और ये ई इधर होगा, ई वेक्टर ये। अब देखिए ध्यान से देखिए, दो वेक्टर के ये एंगल यहाँ पे θ1 है, तो जो ई और एन वेक्टर के बीच का एंगल होगा वो θ1 नहीं होगा। आपको मैं बता चुका हूं, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल देखते हैं, दोनों एक ही पॉइंट पर, उनके टेल एक ही जगह होनी चाहिए, उससे बाहर की तरफ निकलते हैं, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस θ1। अब दोनों का जरा क्रॉस ले लो, तो बताइए एन का यूनिट वेक्टर क्रॉस ई का यूनिट वेक्टर बराबर, बताइए क्या आएगा, ठीक है, बताइए क्या आएगा, या ई क्रॉस एन ले लो जिससे डायरेक्शन सेम हो जाएगा, ई क्रॉस एन, तो ई वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर। डेफिनेशन क्या होती है बताइए, ई का मोड, एन का मोड, और साइन ऑफ एंगल बिटवीन दोनों वेक्टर। तो एंगल बिटवीन दोनों वेक्टर क्या होगा, 180 माइनस θ1, और साइन 180 माइनस θ1 क्या होता है, साइन ये हो जाएगा, ठीक, और डायरेक्शन तो बाहर की तरफ होगी। ओके, तो यहां से बताइए ई इंटू एन का यूनिट वेक्टर बराबर क्या आ गया, साइन θ1 आ गया, ठीक, ये साइन θ1 की वैल्यू आ गई। हाँ ध्यान रखना, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो चाहो तो बाहर की तरफ लिख दो प्लस के कैप, चलो प्लस के कैप लिख दिया। इसी तरीके से जब जरा आप इसको समझो एन और आर को, देखो अब एन यहाँ पे ये वेक्टर होगा, ठीक, और आर वेक्टर ये है, आर वेक्टर ये है। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल कितना दिया है, θ2, तो आर वेक्टर और एन वेक्टर के बीच का एंगल ही होगा बेटा 180 माइनस θ2। तो ठीक है, अब इसमें भी आप देखो एन क्रॉस आर मत लो, क्योंकि आपको साइन θ1 और साइन θ2 की वैल्यू पुट करनी है, तो डायरेक्शन भी तो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ई क्रॉस आर बाहर की तरफ था, ई क्रॉस एन, तो यहाँ पर भी आर क्रॉस एन बाहर की तरफ होना चाहिए। तो आप यहाँ पर भी क्या लो, आर यूनिट वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर लो, तो इसका mod 1 इसका भी mod 1, और ये फिर से हो जाएगा साइन θ2 इंटू प्लस के कैप, ठीक है, ठीक। अब देखो इसी में आप वैल्यू पुट कर आराम से इतना देख लो पहले, ठीक है। तो अब यहां से देखिए, अगर आप इसमें चाहे तो क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं μ1 साइन θ1 और प्लस के कैप से मल्टीप्लाई कर दो इसमें,
तो ये आ जाएगा μ2 साइन थीटा 2 और प्लस के कैप से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए इसकी और इसकी वैल्यू आपने यहां से कैलकुलेट कर ली है, तो इसको यहां पे लिख देता हूं मैं यहां पर, ठीक। अब बताइए साइन थीटा 1 प्लस के कैप कितना है बताइए, ये है। तो आप इसको क्या लिखेंगे μ1 और इसको लिखेंगे मॉड ले लेना इसका, क्यों मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इनटू एन कैप। क्लियर हुआ, ये लिख सकते हैं बराबर क्या लिख देंगे μ2 और साइन थीटा 2 इंटू प्लस के कैप को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आर वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर। ये लिख दिया है मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, याद नहीं करना है लेकिन मौके पे ही निकाल लोगे। लेकिन वही स्टूडेंट इसको समझ पाएगा या कर पाएगा जिसको वेक्टर की एक अच्छी नॉलेज होगी, और मैंने बहुत अच्छा वेक्टर आपको पढ़ाया है, ये एक एक चीज मैंने आपको पढ़ाई है, तो वहां से क्लियर कर लीजिए यार। यही जेई एडवांस लेवल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना, तो वो कोई ये भी हो, यही होगा। तो बेसिक को देखो हाई फाई तो कह नहीं सकते क्योंकि वेक्टर का एक एप्लीकेशन है सिंपली, और स्नेल्स लॉ में वेक्टर विद डायरेक्शन ये सब कि आप यहाँ पे एन क्रॉस ई ले लें और कोई यहाँ पे आर क्रॉस एन ले ले तो भी गलत हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन मिसमैच कर जाएगा। तो ये सारी बातें क्लियर है, ठीक है। पॉज करके उतार लो, ठीक है, हटा दूं, चलिए। अब देखिए स्नेल्स लॉ के यूज करके आपको सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए इधर हमने एयर ले लिया, अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है 1 होता है। इधर मान लीजिए हमने म्यू बराबर 2 ले लिया, ठीक। और अब मान लीजिए एक रे को हमने यहां से 45 के एंगल पर भेजा, 40। अब ऐसे सब क्वेश्चन धीमे धीमे करो। तो अब हमें स्नेल्स लॉ, अब पहला नियम था वो तो बहुत यूज अभी होना नहीं है क्योंकि हमें ये मान के ही चलेंगे हर सवाल में कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे तीनों का प्लेन एक ही होगा, पर उसके स्पेशल क्वेश्चंस फिर से मैं कहूंगा अलग वीडियो में करा पाऊंगा बेटा। तो अब हमें ये बताना है कि रिफ्रैक्टेड रे किधर जाएगी, ठीक है। तो आपको अभी इक्वेशन नहीं, बस रिफ्रैक्टेड रे को ड्रॉ करिए, तो ठीक है। ड्रॉ द रिफ्रैक्टेड रे, केवल यही है क्वेश्चन। ड्रॉ द रिफ्रैक्टेड रे, केवल रिफ्रैक्टेड रे को ड्रॉ करना है। तो रिफ्रैक्टेड रे किधर जाएगी, आप इसके लिए स्नेल्स लॉ लगा लीजिए। तो μ1 साइन, प्रैक्टिस करा रहे हैं इसकी, μ1 साइन थीटा 1 इक्वल टू μ2 साइन थीटा 2, प्लीज सीख जाओगे। अब देखिए पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है, एयर का क्या होता है 1 होता है, तो 1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बताइए 45 डिग्री। तो आप यहां पे क्या पुट कर देंगे 45 बराबर। दूसरे मीडियम का क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है, 2 दिया हुआ है, या इसका √2 ले लो, चलो √2 ले लो, √2 क्यों ले लिया अभी समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे साइन ऑफ आर, ठीक। तो यहां से देखिए ये आ जाएगा 1/√2 बराबर √2 साइन ऑफ आर। तो यहां से देखिए साइन आर की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा, साइन आर की वैल्यू आ जाती है 1/2। और अगर साइन आर की वैल्यू 1/2 आ रही है तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए बच्चों 30 डिग्री। इसका मतलब जब ये रे दूसरे मीडियम में जाएगी, इस वाले मीडियम में जाएगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा 30 डिग्री होगा। 30 का मतलब बताइए, अगर ये सीधे चले जाती तो 45 होता, तो इस तरह से मुड़ जाएगी, ठीक। तो ये एंगल यहाँ पे 30 डिग्री होगा। तो इसको मैं कहता हूं कि रे की बेंडिंग किधर हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो बेंडिंग ऑफ रे, बेंडिंग ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, इस तरह से बोला जाता है, बेंडिंग ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो रिफ्रैक्टेड रे किधर मुड़ गई, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बेटा। चलिए पॉज करके उतारो, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, अभी समझ जाओगे आप। यहां पे एक ऑब्जर्वेशन लेना, ये आगे जाके मैं स्टेटमेंट भी बना दूंगा कि जब भी रे रेयर मीडियम से डेंसर जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तो इसी को मैं कहता हूं बेंडिंग ऑफ रे इज
रे इज टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। ठीक, अब देखो इसी में मैं चेंज किए दे रहा हूं। देखो अगर मान लीजिए इसको मैं एंगल 30 बना देता और इसको मैं कह देता म्यू बराबर √2, ठीक, म्यू बराबर √2, और ये है आपका म्यू बराबर 1। और अब मान लो हमको यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे की फिर से इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती, तो देखिए फिर से हमारे पास ऑप्शन वही होगा, स्नेल्स लॉ। तो अब की बार यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, हमारे पास हो जाएगा म्यू 1, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √2, ये हो जाएगा 1/2, क्यों साइन 30 1/2 होता है, बराबर ये 1 इंटू साइन ऑफ आर। ठीक, तो यहां से बताइए आ जाएगा 1/√2 बराबर साइन आर। तो बताइए यहां से आर की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। 45 का मतलब क्या हो गया, अगर ये सीधे जाती ये रे, अगर सीधे जाती तो बताइए ये जो एंगल होता कितना बनता, बताइए ये एंगल 30 डिग्री बनता, पर अब इसको 45 बनना है तो इधर मुड़ेगी ये, इस तरीके से 45 होगा ये। तो बताइए यहां पे जो बेंडिंग हो गई वो नॉर्मल से अवे हो गई, तो बेंडिंग ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हम इसको अभी आपको स्टेटमेंट की तरह समझा के लिखा देंगे कि जब रिफ्रैक्शन डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम होगा तो लाइट की जो रिफ्रैक्टेड रे होती है उसकी बेंडिंग नॉर्मल से अवे हो जाती है, नॉर्मल से दूर की तरफ भाग जाती है। पॉज करके उतारो इतना, बाद बाकी सारी चीजें इकट्ठी लिखा देते हैं, हटाएं। चलिए एकदम आसान लगेगा और कुछ भी कठिन नहीं होगा, बस आप आराम से पढ़ते रहो। अब देखिए इसमें हम आपको रूल समझा देते हैं। ये इंटरफेस इधर वाली दुनिया μ1, इधर वाली μ2। अब देखिए ये रे यहां पर आई, ये एंगल मान लो थीटा है। अब हमें बताना है ये रे जाएगी किधर, तो अब स्नेल्स लॉ लगेगा, तो क्या होगा बताइए μ1 साइन थीटा इक्वल टू μ2 साइन ऑफ आर। तो यहां से साइन आर की वैल्यू बेटा निकाल लो, साइन आर इक्वल टू हो जाएगा μ1 अपॉन μ2 और साइन ऑफ थीटा। ठीक, अब यहीं से समझ में आएगा। देखो अगर देखना फर्स्ट केस, अगर μ1 बराबर μ2 हो जाए तो यहां से समझ में आ जाएगा आपको साइन आर, ठीक, साइन आर बराबर साइन थीटा। इसका मतलब इसको, ठीक है, तो R इक्वल टू थीटा। इसका मतलब हो गया कि अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसा हो, जैसे इधर मान लो जो भी है म्यू वाटर इधर भी, और इधर भी μ2 बराबर वाटर है, तो रे जैसे आएगी, रे में कोई बेंडिंग नहीं होगी, रे जैसे आएगी वैसे ही निकल जाएगी। ये रे जैसे आएगी, जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर जाएगी, अनडेविएटेड जाएगी। ठीक, तो रे रिफ्रैक्टेड अनडेविएटेड, बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसा होगा तो रे अनडेविएटेड चली जाएगी। आप कहेंगे सर पहचानेंगे कैसे, तो इधर वाले पानी में हल्का फुल्का कलर मैच करा लेना तो इससे समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। हालांकि कलर मिलाने से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, पर इतना हल्के कंसंट्रेशन का मिलाना कि जिससे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज ना करे। ठीक, तो रे पासेज अनडेविएटेड, तो रे अनडेविएटेड जाएगी। ओके, तो रे पासेस अनडेविएटेड। ठीक, इसी में समझाते चले जाएंगे। अब देखिए सेकंड, तो अब आपके पास यही कोई इसी से समझना था। अब देखिए अगर मान लीजिए μ1 ग्रेटर देन μ2 हो जाए, अगर μ1 μ2 से बड़ा हो जाए, ठीक है, अगर ये बड़ा है तो बताइए क्या हो जाएगा,
तो अगर ये बड़ा है और ठीक है, तो अब बताइए यहां से क्या हो जाएगा, जो साइन आर होगा। अब बताइए अगर म्यू1 म्यू2 से बड़ा है, ये क्वांटिटी बड़ी है और ये साइन थीटा ये साइन आर है, तो बताइए साइन आर और साइन थीटा में कौन बड़ा हुआ। भाई जैसे ये 2 है और ये 2 है, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई होकर इसके बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये साइन आर इससे तो छोटा ही होगा, तो इसका मतलब साइन आर लेस देन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और आपको मैथमेटिक्स इतनी आती है कि जो ग्राफ होता है साइन थीटा का वो ये होता है, ठीक। तो अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 से π/2 में, और आप याद करो एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, तो 0 से 90 डिग्री में एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि अगर साइन आर साइन थीटा 1 से कम है, साइन थीटा से कम है, तो इसका मतलब आर लेस देन थीटा होगा, आर लेस देन थीटा होगा। और आर लेस देन थीटा का मतलब क्या हो गया कि अगर ये म्यू1 है और ये म्यू2 है और यहां पर म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2 है, तो अगर ये रे इस तरीके से आएगी, और अब देखिए तो हमने यहाँ क्या मान लिया, यहाँ मान लिया ये डेंसर और ये रेयर, तो जो थीटा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, या ये को थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, आर कम होगा। आर कम होने का मतलब कि अगर ये सीधे ऐसे जाती तो ये जो आर होता वो थीटा के बराबर होता, पर कम होने का मतलब ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक। हम उल्टा लिख गए क्योंकि म्यू1 ज्यादा है। अगर म्यू1 ज्यादा होगा तो ये वैल्यू ज्यादा होगी तो ये जो क्वांटिटी होगी ये कम होगी, तो साइन थीटा लेस देन होगा। देखो यार थोड़ा सा मैं यहाँ पे गलत कर गया, अगर ये म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2 है तो ये 1 से ज्यादा है, ये 1 से ज्यादा है, तो फिर ये जो साइन थीटा होगा भाई ये साइन आर से क्या होगा, कम होगा। तो अगर म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2 है तो साइन आर ग्रेटर देन साइन थीटा होगा, तो यहाँ पे आर ग्रेटर देन थीटा होगा, आर ग्रेटर देन थीटा होगा। और आर अगर ग्रेटर देन थीटा होगा तो बताइए इसकी जो बेंडिंग हो जाएगी, यार हम भी इंसान हैं, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, लेकिन हम ही तो पढ़ा रहे हैं सब। ये म्यू1 और ये म्यू2, तो ये जो हो जाएगा ये यहाँ पे थीटा। अब ये जो आर होगा वो थीटा से बड़ा कब आएगा, जब वो इस तरीके से रिमोट जाएगी, तो ये आर हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जब रिफ्रैक्शन रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम होता है तो बेंडिंग होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक। तो व्हेन रिफ्रैक्शन is from denser medium to rarer medium, then bending of refracted ray is away from the normal, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर। तो बेंडिंग हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मैं तो बच्चों को ऐसे याद कराता हूं, डेंसर से रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल और रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। कैसे होता है अभी समझा देता हूं, इतना पॉज करके उतारो तब तक। तो आपके पास ये था थर्ड, ये था म्यू1। अब की बार हम ले रहे हैं म्यू1 लेस देन म्यू2, मतलब ये वाला डेंसर है, ठीक। तो म्यू1 साइन थीटा इक्वल टू म्यू2 साइन ऑफ आर। तो यहां से साइन आर ही निकालना है हमको। साइन आर बराबर हो जाएगा म्यू1 अपॉन म्यू2 साइन थीटा, ठीक। अब देखो म्यू1 लेस देन है, ये कम है ये ज्यादा है, तो बताइए ये जो नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा लेस देन 1, ये हो जाएगा लेस देन 1। अगर ये 1 से छोटा है और 1 से छोटा है और तब ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब इस साइन थीटा को साइन आर से बड़ा होना होगा। तो इसका मतलब ये आ गया कि साइन थीटा ग्रेटर देन साइन आर। और फिर से वही इंक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 से π/2 में, तो यहाँ इसका मतलब हो जाएगा थीटा ग्रेटर देन आर। तो आर छोटा हो जाएगा, आर छोटे का मतलब क्या आ गया बताइए। तो अब देखो बेटा, तो यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन आर हो जाएगा। थीटा ग्रेटर देन आर का मतलब क्या हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा ये,
ये थीटा, और ये रे इस तरीके से बेंड कर जाएगी, ये होगा आर। तो यहाँ पे बेंडिंग किधर होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो फिर यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि अगर रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ हो रहा है, रेयर मीडियम से डेंसर, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग इसको। ठीक है, तो मैं इन तीनों बातों को साफ साफ लिख देता हूं, एकदम समझ में आ जाएगा। 1 2 और 3। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये नॉर्मल है, चलो डॉट डॉट में बना देते हैं नॉर्मल। यहां पे नॉर्मल है और यहां पे नॉर्मल है, तो मैं एक तरफ एल ले लेता हूं। ठीक है, अब अगर यहां भी म्यू, यहां भी म्यू, यहां भी म्यू, तो रे कैसी भी आ जाए अनडेविएटेड जाएगी, अनडेविएटेड किसी भी एंगल से आ जाए, किसी भी एंगल से आ जाए अनडेविएटेड जाएगी। ठीक, यहां पर आ जाइए, यहां पे 1 ले, ये 1 हो गया, इसको फर्स्ट लिख दो, सेकंड इसको लिख दो। अगर यहाँ पे एयर ले लो, यहाँ पे म्यू ले लो, तो ये हो गया रेयर से डेंसर। तो रेयर से डेंसर किधर मुड़ेगी, रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी। तो रेयर टू डेंसर आर टू डी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे करके हमारे सर ने हमको याद कराया था, तो हम भी तुमको ऐसे याद कराएंगे, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, अगर इधर मान ली मैंने म्यू ले लिया, ये थर्ड ले लो, इधर मैंने एयर ले लिया, तो अब ये डेंसर टू रेयर, तो रेयर ऐसे जाएगी। ठीक, ये आई, ये आर, ये आई, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, ये आर। ठीक, तो डी टू आर डेंसर टू रेयर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसको याद कर लो, बहुत काम आएगा क्वेश्चंस में। याद होना चाहिए एकदम से कि रे की बेंडिंग होगी किधर, रे की बेंडिंग होगी किधर। पॉज करके उतारो, पॉज करके उतारिए, हटाएं। जैसे मान लीजिए कुछ भी दे दें, आपको एक गोला दे दिया, ठीक, ये मान लीजिए म्यू बराबर 2 है, इधर म्यू बराबर 3.5 ले लिया। अब मान लीजिए इधर एल ले लिया, एक रे इस तरीके से हमने इंसिडेंट कराई। अब ये जो रे है इस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही, इस पॉइंट पर। तो अब बताइए, सबसे पहले यहां पर ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। अब स्फीयर का नॉर्मल तो जानते ही हो, कहां से पास करता है, सेंटर से। तो यहां पे हो गया इसका नॉर्मल, आप यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए आराम से। अब देखिए ये जा रही है, अब ये जो नॉर्मल के साथ इस रे का एंगल, ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। तो अब ये जा रही है रेयर, क्यों इधर एयर है, इधर 2 है, तो रेयर से डेंसर, तो किधर मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ। ये मैं सिखा रहा हूं, तो नॉर्मल की तरफ सीधे नहीं जाएगी, इस तरह से मुड़ जाएगी। अब यहां पर फिर ये रे, अब फिर रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि जब जब मीडियम बदलेंगे तब तब रिफ्रैक्शन वाला प्रोसेस होता है। तो यहां पर म्यू बराबर 3.5 है, यहां पर म्यू बराबर 2 है, तो फिर यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो जो नॉर्मल आ जाएगा वही आ जाएगा, इस पॉइंट का नॉर्मल। अब ये जा रही है, बताइए किधर, अब ये जा रही है रेयर से डेंसर, क्यों ये डेंसर हो गया, ये रेयर हो गया, तो फिर किधर मुड़ेगी, रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी। अब मान लो इधर से कुछ ऐसी बाउंड्री और लगा देते, 3.5 हो जाता, और इधर मान लो म्यू ले लेता मैं 1.5। ठीक, तो अब फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, क्यों इस वाली दुनिया में 3.5 है, और इस वाली, इसको मैं इंटरफेस कह रहा हूं, ओके, इसको मैं कह रहा हूं इंटरफेस। ठीक, इसको इंटरफेस कह रहा हूं, और इस वाली दुनिया में 1.5 है, तो फिर इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो आप इस पॉइंट पर फिर नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। ठीक, अब किधर जाएगी बताइए, डेंसर टू रेयर, किधर मुड़ेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
इस तरीके से प्रोसेस होती चली जाती है। ठीक, इस तरह से प्रोसेस होती चली जाती है। ठीक है, हाँ, हर सरफेस पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगता है, स्नेल्स लॉ लगता है। जैसे आई बने, ये थीटा बने, तो अब यहाँ पे लॉ लगाएंगे, क्या लगाएंगे बताइए, μ1 साइन I1 इक्वल टू μ2 साइन θ1। ठीक, अब μ1 क्या होगा यहाँ 1 इंटू साइन I1 बराबर μ2 कितना यहाँ इस मीडियम का 2 इंटू साइन θ1। ठीक, अच्छा सर्किल की प्रॉपर्टी से देखो, ये इसका रेडियस r होगा, तो ये भी रेडियस क्या होगा r होगा, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे, तो ये भी θ1 होगा। अब मान लो यहाँ पर θ2 है, तो फिर यहाँ पे भी स्नेल्स लॉ लगेगा। हर रिफ्रैक्शन वाले प्रोसेस पर क्या लगा देते हैं, स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ उसी तरीके से बताइए क्या लगेगा, μ1 साइन θ1 बराबर μ2 साइन θ2, कोई दिक्कत नहीं। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2, तो 2 इंटू साइन ऑफ ये कितना है थीटा बनी है बराबर μ2 इधर कितना है 3.5 इंटू साइन ऑफ ये एंगल कितना था बताइए θ2। ठीक, इसी तरीके से फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ। अब इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, तो चलो मैंने इसको कोई θ3 मान लिया, इसको कोई अच्छा एंगल नॉर्मल से ही मेजर होगा, गलती मत कर जाना, ये मत लिख जाना। अगर ये लिखा भी आपने लिया θ4, तो फिर इसको लिखेंगे रिफ्रैक्शन में कितना 90 माइनस θ4। फिर यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन का नियम लगाएंगे, बताइए क्या लगाएंगे, वही μ1 साइन θ1 बराबर μ2 साइन θ2। अब बताइए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3.5, तो सीधे लगा दो 3.5 साइन θ3 बराबर उसका कितना है बताइए 1.5, तो आ जाएगा 1.5 साइन ऑफ, अगर θ4 में लिखना है तो ये लिखा जाएगा 90 माइनस θ4, तो ये आ जाएगा 90 माइनस θ4। क्लियर, इस तरीके से रिफ्रैक्शन का नियम लगाते चले जाते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, आपको स्नेल्स लॉ लगाना सिखाते हैं। हटाएं, पॉज करके उतारो। पॉज करके उतारो। जैसे ये इंटरफेस है, छोटे छोटे एग्जाम्पल, ये इंटरफेस है, ठीक, यहाँ पे नॉर्मल, और इस वाली दुनिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर √3 है, और इधर म्यू बराबर 1। एक रे 60 डिग्री के एंगल पर आ रही है। सवाल वही है, फाइंड द रिफ्रैक्टेड रे। अब यार यहाँ पे फाइंड करने का मतलब है कितने एंगल पर रिफ्रैक्टेड रे जाएगी। तो बात आप करेंगे इस पॉइंट पे। अब आपको बताना है कि ये रे नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या नॉर्मल से अवे मुड़ेगी, तो वैसे भी पता है ये रेयर से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, और नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होगा। बाद बाकी आप स्नेल्स लॉ लगा लो। आप यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, μ1 साइन θ1 बराबर μ2 साइन θ2। ओके, μ1 पहले मीडियम का 1 इंटू बताइए साइन θ1 साइन 60 कितना होता है डायरेक्ट बताओ √3/2 बराबर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √3 इंटू साइन ऑफ r। अब देखिए √3 से √3 जाएगा, तो ऐसे r इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। कोई दिक्कत, ठीक, 30 डिग्री। तो ये इस तरीके से चली जाएगी, तो ये जो एंगल होगा यहाँ से कितना बनेगा 30 डिग्री। एक कंसेप्ट होता है डेविएशन, तो बताइए मैं ऐसे ही पढ़ा देता हूँ। डेविएशन आपको मैंने बहुत पढ़ाया है प्लेन मिरर में। तो बताइए डेविएशन कितना होगा, अगर मैं इस रे को सीधे आगे बढ़ाता हूँ तो ये रे सीधे निकल जाती, तो इतने से मुड़ गई डेविएशन। तो बताइए यहाँ पे जो डेविएशन हो गया वो कितना हो गया बेटा 60। भाई ये टोटल एंगल कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री, ये कितना है 30, तो जो डेविएशन होगा 60 माइनस 30 बराबर 30 डिग्री। ठीक है, पॉज करके उतार लो। हटाए, हटा दे, हटा दे, चलो।
फिर एक एग्जांपल, ये स्फीयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया √3, ठीक। एक रे यहां पे इस तरीके से 60 डिग्री के एंगल पर आ रही है। आपको ड्रॉ द पाथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे। आपको रिफ्रैक्टेड रे का पाथ ड्रॉ करना है, आपको रिफ्रैक्टेड रे का पाथ ड्रॉ करना है। तो देखिए एक रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, अगर यहाँ कुछ ना दिया हो तो क्या मान लेंगे, एयर। इसके बाहर भी कुछ नहीं दिया तो क्या मान लेंगे, एयर। तो पहला रिफ्रैक्शन होगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट स्नेल्स लॉ लगाओ। तो डायरेक्ट यूज करो, μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2। तो μ1 बताइए 1 इंटू क्या बताइए sin 60 बराबर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए √3 साइन ऑफ r, उसी का रोल है। तो यहाँ से ये आ जाता है बताइए कितना, √3/2 बराबर √3 इंटू साइन ऑफ r। तो साइन r इक्वल टू आ जाता है बेटा 1/2 और यहाँ से r की वैल्यू आ जाती है 30 डिग्री, ठीक। तो ये जो रे होगी वो 30 डिग्री पर मुड़ के ऐसे चली जाएगी, ठीक। ये 30 डिग्री। अब यही मैंने समझाया था कि अगर ये 30 डिग्री होगा तो बताइए इसका सेंटर ये होगा, और अब यहाँ पे इसका नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि सारा खेल इसी का है, ठीक। ये जो नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा ये। अब बताइए अगर ये 30 तो ये भी कितना होगा, ये भी 30 होगा। अब की बार ये जा रही है डेंसर से रेयर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इस तरह से मुड़ जाएगी। अब ये एंगल कितना आएगा, r। तो फिर यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दो, वही μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2। μ1 बताइए कितना है इसका, √3 इंटू साइन θ1 कितना आ जाएगा बताइए, sin 30 बराबर μ2 हवा इंटू साइन ऑफ r। तो बताइए sin 30 ये आ जाएगा √3/2 बराबर 1 इंटू साइन ऑफ r। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो ये कितने एंगल पर निकल जाएगी, 60 डिग्री पर निकल जाएगी, ठीक है। 60 डिग्री पर निकल जाएगी। पॉज करके उतारिए आराम से। हो गया, चलिए। एक जरा नोट करके लिख लीजिए। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे हैं। अगर इधर μ1 है इधर μ2 है, तो अगर यहां से आपने θ1 के एंगल पे रे डाली और लेट ये आप रे इधर चली गई θ2 पर, तो बताइए यहां से स्नेल्स लॉ से बताइए क्या आएगा, यहाँ पर ये आएगा μ1 sin θ1 बराबर μ2 sin θ2। तो आप समझ लीजिए इस बात को। अगर आपने इसी इंटरफेस पर अगर इधर से ये रे θ2 पर पुट की, तो इस मीडियम में पता है कितने एंगल पर जाएगी, वो θ1 पर ही जाएगी, θ1 पर ही जाएगी, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से भी प्रूव करके दिखा सकता हूं। देखो जैसे ये मान लीजिए नॉर्मल है और इधर मान लीजिए μ बराबर √2 है, ठीक। और आपने इस रे को यहां से 45 पे पुट किया, ठीक। तो अब आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा लो ओरली। तो जब स्नेल्स लॉ लगाओगे तो अब ये पाओगे ये एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। देखो कैसे, μ1 इधर एयर मान लो, तो μ1 1 इंटू साइन ऑफ 45 बराबर μ2 कितना, √2 इंटू साइन ऑफ r निकालना था। तो ये आ जाएगा 1/√2, तो ये आ जाएगा साइन r इक्वल टू 1/2, तो r इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। 30 आ गया। अब देखो आप इधर इसको इधर से करके देख लो, आप इसको इधर से करके देख लो, आप इसको 30 डिग्री पे इधर से इंसिडेंट करा के देख लो। और ये तो μ बराबर √2 है ही। तो अब देखो आपको ये, अब देखो इधर से जब डालोगे तो ये जा रही है डेंसर से रेयर, तो किधर मुड़ेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो अब यही तो r निकालना है, ठीक। तो आप फिर इसमें स्नेल्स लॉ लगा दो। देखो यहाँ पर कैसे लगाओगे, μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2।
अब म्यू1 पहला मीडियम है, उसकी बार ये होगा, जिस मीडियम से रे को इंसिडेंट कराया जाता है वो मीडियम हमेशा पहला होता है, तो पहला मीडियम अब ये होगा, तो ये हो जाएगा बताइए कितना, √2 इंटू साइन थीटा1। अब ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो कितना 30, साइन 30 कितना होता है 1/2 बराबर, इधर तो हवा थी, इंटू साइन ऑफ आर। तो बताइए साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। ठीक, तो ये एंगल कितना होगा बताइए बेटा 45 डिग्री। इसको याद कर लो प्लीज यार, बहुत अच्छा पॉइंट है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। वो रिफ्लेक्शन में बताई थी, पर यहां भी ये वैलिड है कि जिस एंगल पे आपने इधर से इधर डाला, तो उधर से अगर सेम एंगल पे डालोगे तो सेम एंगल पर ही रे रिफ्रेक्ट कर जाएगी। काफी अच्छा पॉइंट है, पॉज करके उतार लो। मैं कई बार क्वेश्चंस में इस बात को डायरेक्ट यूज करूंगा, लिख लो जरा, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए काफी अच्छा पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज करूंगा बेटा मैं। देखिए अब रिफ्रैक्शन एट मल्टीपल प्लेन सरफेसेस, रिफ्रैक्शन एट मल्टीपल प्लेन सरफेसेस। ठीक, अब देखिए जरा, जैसे कुछ प्लेन सरफेस हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। अब मान लीजिए इधर यहाँ पे μ1 है, यहाँ पर μ2 है, यहाँ पे μ3 है, यहाँ पे μ4 है। लेट एक रे को आपने इस तरीके से डाला, यहाँ पे ये नॉर्मल, मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ नॉर्मल बेटा, ये नॉर्मल यहाँ का। लेट आपने इसको θ1 पे पुट किया, ये रे ऐसे चली गई, फिर यहाँ का नॉर्मल, तो ये θ1, तो ये मान लीजिए कोई r1 जो भी है, या θ2 लिख लो आप इसको। ठीक, अगर ये θ2 होगा तो ये भी θ2 होगा, वो तो ज्योमेट्री से क्लियर हो जाएगा। फिर मान लीजिए ये रे इस तरह से चली गई, ठीक, फिर आप यहाँ पे फिर हमने नॉर्मल डाल दिया। मान लीजिए यहाँ पर ये एंगल θ3, तो ये एंगल भी ज्योमेट्री से कितना होगा θ3 होगा। अब मान लीजिए ये रे यहाँ पर अवे फ्रॉम द, कुछ भी वो तो डिपेंड करेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस क्या लिए हुए हैं, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब इसके लिए हम आपको स्नेल्स लॉ लगाना सिखा रहे हैं। ठीक, तो देखिए पहली इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट पहली, ध्यान से सुनना, μ1 साइन θ1 बराबर μ2 साइन θ2, ये μ2 साइन θ2। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी देखो, अब देखिए इसके लिए क्या होगा, μ2 साइन θ2 बराबर ये होगा μ3 साइन θ3। अब देखिए इसके लिए क्या होगा, यहां से हम μ3 साइन θ3, μ3 साइन θ3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा μ4 साइन θ4। अगर आप ध्यान से देखें तो देखो, अगर इन दोनों को आप इक्वेट करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मतलब आप यहां से सीधे यहां पहुंच सकते हैं। इस लॉ की यही सुंदरता है कि अगर सभी सरफेस पैरेलल हैं, ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूं ओनली फॉर, ये किसके लिए, चलिए मैं भी लिख दूंगा उस बात को अलग से। तो अच्छा, और अगर आप तीनों को इक्वेट करते हैं, तीनों को इक्वेट करते हैं, तो आप यहां से यहां भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, तो आप यहां से यहां भी पहुंच सकते हैं, मतलब डायरेक्ट आप यहां से लेके यहां भी पहुंच सकते हैं। तो ये पैरेलल इंटरफेस में कहानी होती है कि आप पहले रिफ्रैक्शन से किसी भी स्टेप पर डायरेक्ट
डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। आप चाहे तो यहां से यहां जंप कर लो, चाहे यहां से यहां जंप कर लो, चाहे यहां से यहां जंप कर लो, चाहे आप यहां से यहां जंप कर लो, चाहे आप यहां से यहां जंप कर लो, कहीं भी जंप कर सकते हैं डायरेक्ट। ये इसकी गोल्डन है। लेकिन ये तभी है जब सभी इंटरफेस कैसे हो, पैरेलल हो। प्लीज इस बात को एक बार विचार करिए। मैंने आपको बता दिया, जब आपने पहले रिफ्रैक्शन के लिए वही इक्वेशन लिखी, पहले रिफ्रैक्शन के लिए इक्वेशन लिखी आपने, μ1 sin थीटा 1 इक्वल टू μ2 sin थीटा 2, पहले के लिए यहां से। फिर ये जो वो यही है, तो μ2 sin थीटा 2 बराबर μ3 sin थीटा 3, फिर ये बराबर ये, तो ये बराबर ये, ठीक। अब आप बराबर करिए तो इससे आप यहां भी पहुंच जाएंगे, यहां भी पहुंच जाएंगे और यहां भी पहुंच जाएंगे। मतलब ये है कि आप चाहे तो यहां से यहां जंप लगा दो, किसी भी दो पर आप जंप लगा सकते हैं बिना बीच वाले रिफ्रैक्शन या स्नेल्स लॉ लिखते हुए। ये मैं आपको इसमें एक सुंदर पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान दे लो। कहीं भी डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं, कहीं भी जंप लगा सकते हैं, ठीक। कहीं भी डायरेक्ट लगा सकते हैं जंप, ठीक। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि μ1 sin थीटा 1 इक्वल टू डायरेक्ट μ2 sin थीटा 2 बराबर μ3 sin थीटा 3 बराबर μ4 sin थीटा 4। या इसी का मतलब क्या हो गया कि म्यू sin थीटा बराबर कांस्टेंट। ये एक गोल्डन पॉइंट है। लेकिन ये वैलिड कब होगा, जब सभी इंटरफेस क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल। व्हेन ऑल इंटरफेसेस आर पैरेलल, जब सभी इंटरफेस कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, तो म्यू sin थीटा बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये आपका बहुत अच्छे क्वेश्चंस इस पर फ्रेम होते हैं जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल होता है। उसका भी मैं अलग से हेडिंग डलवाऊंगा, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अलग से वीडियो बनेगा। फिलहाल हम चर्चा नहीं करेंगे, फिलहाल इसके बेसिक क्वेश्चंस यहीं पे कर लेंगे, ठीक। फिलहाल इसके बेसिक क्वेश्चंस यहीं कर लेंगे। तो म्यू sin थीटा बराबर कांस्टेंट, हटाए बेटा, पॉज करके उतारो। म्यू sin थीटा बराबर कांस्टेंट, कहीं से भी जंप कर सकते हैं। जैसे और एक एग्जांपल दे दो, जैसे बहुत सारे इंटरफेस होते, बहुत सारे होते। रे यहां से ये आती, इधर जाती, फिर इधर जाती, फिर इधर जाती, फिर इधर जाती, लेटी है, ठीक। सभी के नॉर्मल आप पुट कर दीजिए, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। अब आपको कहीं भी लिखना है, लेट आपको पहला पता है, यहाँ का म्यू नॉट पता है, थीटा नॉट पता है, और फिर कहीं भी लिखना है। जैसे लेट मैं दो लिख के दिखा देता हूँ। एक तो ये लिखता हूँ डायरेक्ट, यहाँ का μ1 है, जो भी है चलो, या म्यू डैश है, या इसको म्यू डैश कह दो, म्यू डबल डैश कह दो, म्यू ट्रिपल डैश कह दो, μ4 कह दो, μ5 कह दो इसको, ठीक। या आप इसको ऐसे ही कह दो, μ1 कह दो, μ2 कह दो, μ3 कह दो, μ4 कह दो, μ5 कह दो, ठीक। लेट आपको ये यहाँ पे जाना डायरेक्ट, ठीक है, या यहाँ जाना है। तो मान लो ये है कोई थीटा, चलो लिख तो देते ही हैं, ठीक है। ये थीटा 2 है, यहाँ पे मान लो ये थीटा 4 है, और यहाँ पर मान लो ये थीटा 5 है, ये है। तो आप किसी पर भी लिख दीजिए। अब देखो, इसका आप कांस्टेंट लिख लीजिए म्यू इंटू साइन। तो आप क्या लिख लेंगे बताइए, ये जो होगा, देखो ये लॉ है कि म्यू sin थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे। क्लियर हुआ। तो पहले के लिए आपको पता है म्यू नॉट sin थीटा नॉट। अब यही बराबर होगा, आप चाहे तो यहां लिख दो डायरेक्ट। तो यहां क्या लिखेंगे बताइए, μ2 sin थीटा 2 डायरेक्ट लिख देंगे। और यही बराबर किसके लिख सकते हैं, अब यहां लिखना चाहिए, यहां लिख दीजिए क्या, μ4 sin थीटा 4। ये इसकी सुंदरता है। फिर आप यहां भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख देंगे, μ5 sin ऑफ थीटा 5। मतलब बीच वालों से कोई भी लेना देना नहीं है, बीच वालों से कोई भी लेना देना नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे कर कराता हूं मैं आपको, ठीक है। पॉज करके उतारिए,
चलो हटा रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये जैसे यहाँ का ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ये एंगल दिया θ1, तो ये θ1 तो ऑब्वियसली ये भी θ1 होगा, और ये एंगल θ2 दिया है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दिया है, μ2 बराबर √3 दिया है, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 बराबर √3/√2 दिया है। ठीक, √3/√2 दिया हुआ है। आपसे पूछा है इसमें फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू 2θ/θ1, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2θ1/θ2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कुछ है ही नहीं। देखिए θ2 है, θ1 है, तो अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दो। तो आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ, डायरेक्ट लगाओ। बताइए μ1 क्या, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। μ1 बताइए 1 इंटू साइन आई, साइन 60 कितना होता है डायरेक्ट बताओ, √3/2। μ2 कितना है, √3 इंटू साइन आर, निकालना है साइन θ1। तो बताइए यहाँ से साइन θ1 की वैल्यू कितनी आ गई डायरेक्ट बताओ, 1/2। तो θ1 इक्वल टू आ गया कितना, 30 डिग्री। ठीक, जब θ1 30 डिग्री आ गया तब आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दो। बताइए क्या होगा, उसी तरीके से μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन ऑफ आर। अब इसका μ1, अब ये μ1 होगा, ये μ2 होगा, तो ये कितना है बताइए, √3 इंटू साइन आई कितना आ जाएगा, साइन θ1 कितना 30 डिग्री बराबर μ2 कितना है, √3/√2 इंटू साइन आर फिर निकालना है, जिसको मैं θ2 कह रहा हूँ। तो बताइए √3 से √3 गया, ये साइन 30 था, तो ये आ जाएगा साइन θ2 बराबर कितना आ गया, 1/√2। तो θ2 कितना आ गया बताइए, 45 डिग्री। ठीक, अब आपको ये वैल्यू चाहिए थी डायरेक्ट, तो बताइए 2θ2, θ2 कितना है 45 डिग्री डिवाइडेड बाई θ1 कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना आ गया बताइए, आंसर आ गया 3। ऐसी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, एक आसान क्वेश्चन। क्लियर, एकदम आसान है। पॉज करके उतारो। चलिए बेटा कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, एकदम आसान। ये क्वेश्चन है, अ लाइट रे इंसिडेंट एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर √3 एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। ठीक है, इट इज रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड एट द अदर सरफेस। अब देखिए सवाल क्या है कि एक ग्लास स्फीयर है, ठीक, इसका म्यू दिया हुआ है √3। अब यहां पे एक रे आ रही है, जैसे कैसे भी ले लो, नॉर्मल डाल दीजिए आप, यहां पर 60 डिग्री पर आ रही है, ये 60 डिग्री। तो पहले तो आपको मैं यही बता दूं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, यहां पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो स्नेल्स लॉ डायरेक्ट लगाओ, बताइए क्या लगाएंगे, μ1 साइन θ1 इक्वल टू μ2 साइन θ2। μ1 कितना है, हवा है, ठीक, क्योंकि एयर से इंसिडेंस हो रहा है, और कुछ ना दिया हो तो वैसे भी एयर ही लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 1 हो जाएगा। 1 इंटू साइन 60 होता है जमाने से √3/2 बराबर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √3 और साइन ऑफ क्या कर देंगे आर। तो बताइए साइन आर इक्वल टू आ जाएगा 1/2, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 30 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे जो रेज आएगी वो 30 डिग्री पर रिफ्रैक्ट करेगी, इसमें 30 डिग्री पर ये 30 डिग्री। ठीक,
30 डिग्री पर रिफ्लेक्ट करेगी। अब जो बात कही गई है तुमसे क्वेश्चन में वो ये कही गई है, इट इज रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड एट द अदर सरफेस। अब यहां पर दोनों फिनोमेना एक साथ हो रहे हैं, कुछ रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और कुछ रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो अब आप कहेंगे सर रिफ्लेक्शन क्यों होगा, तो यार ये दुनिया का नियम है, आप किसी भी बाउंड्री पर कोई भी रे डाल दो तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होता है और कुछ रिफ्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे दोनों की बात की गई है। तो अब यहाँ पे फिर से नॉर्मली पुट करना पड़ेगा हर घटना के लिए। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, अगर ये 30 तो ये भी 30 होगा, तो वो तो देखो ऐसे ही लौट के आ जाएगी, कितने पर, 30 पर। और जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो आपको 60 पर जाती हुई दिखाई देगी। क्यों, ये मैं पहले बता चुका हूं। आप या चाहो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो कि अगर 60 से 30 पे जा रही है तो 30 से 60 पर जाएगी। ये बात हमारी आपकी हो चुकी है, तो ये 60 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो अब कुछ है ही नहीं, देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये 30 है 60, इन दोनों रे के बीच में एंगल पूछा है तो 60 30 90, तो ये कितना बचा, 90 डिग्री बचा। एकदम आसान है, इजी क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। ठीक, तो यहाँ पे दोनों घटनाएं हो रही हैं, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। तो ये 60 ये 30, तो ये 30 30 60 90, तो ये कितना बचा, 90 बचा। ठीक है, एकदम आराम से देख लो, पॉज करके उतारो हटाएं। चलिए ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और देखिए जरा। ये एक इस तरह का ट्रायंगल ऑब्जेक्ट है, ट्रायंगुलर, हालांकि इसको प्रिज्म कहते हैं और इसका ये फेस सिल्वर्ड है। ठीक, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है यहां पर, ये एंगल 60 है, ये यहाँ पर 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया, म्यू बराबर √2। और बाहर क्वेश्चन आ दिया तो क्या ले लेते हैं, एयर। सवाल पूछा है फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ रिफ्रैक्टेड रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो अब देखिए जरा, रिफ्रैक्ट रे किस तरह से पाथ रिट्रेस करेगी अपना, इसको जरा देख लीजिए। अब देखिए ये जा रही है रेयर से डेंसर, तो किधर मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ। और अगर इसको पाथ अपना रिट्रेस करना है तो ये बात आपको मैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि जब भी लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हिट करे तो उसको वो नॉर्मली हिट करेगी, तो अपने रास्ते को रिट्रेस करेगी। तो यहां पर इसको कैसे हिट करे, नॉर्मली हिट करे, ये इसकी खास कंडीशन हो गई। और अगर ये नॉर्मली हिट करेगी तो देखिए यहां से ऐसे ही जाएगी, ऐसे। और ये आपको बता चुका हूं कि अगर ब्लैक वाली ब्लैक में जा रही है तो रेड वाली भी इसी रास्ते को फॉलो करती हुई ऐसे निकल जाएगी। ठीक हो गया, तो अब ये ऐसे जाके ऐसे आ जाएगी। ठीक, ये कंडीशन है, तो कुछ है ही नहीं। देखो अगर ये एंगल 30 है तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। ये यहाँ पे क्या था, नॉर्मल था, तो ये कितना बचा, 30। तो ये 30 पता लग गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, इधर का पता है, आई निकालना है। तो यहाँ पे क्या लगा दो, स्नेल्स लॉ। तो क्या लग जाएगा बताइए, μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2। अब μ1 हवा था और sin i पूछा था, तो इसको sin i कह दो। इसका म्यू बराबर बताइए क्या हो जाएगा, √2 इंटू साइन थीटा बताइए कितना होगा, 30 लिखेंगे, साइन ऑफ 30। ठीक, तो साइन i बराबर हो जाएगा बेटा √2 इंटू साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो i बराबर कितना हो गया यहाँ से, 45 डिग्री। ठीक, यही इसका आंसर होगा। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने 45 डिग्री रखा तो रिफ्रैक्शन के बाद रे इस वाले फेस को नॉर्मली हिट करेगी, और नॉर्मली हिट करने के बाद जिस रास्ते से इंसिडेंट रे जा रही थी उसी रास्ते से रिफ्रैक्टेड रे लौटकर आ जाएगी। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं हम। इसके बाद आपको एक गिलास स्लैब से रिफ्रैक्शन के डिटेल केस पढ़ाएंगे। तो एक एक क्लास में जितना टॉपिक कवर हो सकता है उतना ही कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख दिया करो। वैसे मैं कोई कमी छोड़ अपनी तरफ से नहीं रहा हूं, आप सारे क्वेश्चंस करिए, नोट्स बना लीजिए, आपको मजा आ जाएगा, धीमे धीमे चलता रहेगा। पूरी कोशिश होगी वीक में 5 वीडियो आप तक अब देने की, और ये वादा है मेरा, अब 5 वीडियो आपको हर हालत में दे ही दूंगा मैं। ठीक है, चलो पढ़ाई करते रहो।